प्रिय विद्यार्थियों, मैं रिंकू सहरिया कॉमर्स क्लास में आगे अकाउंटिंग रेशियो की नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं सभी विद्यार्थियों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, जिससे कि प्रत्येक क्लास आपसे को प्राप्त हो सके। केवल मैं आपके प्रत्येक दिन या एक डे में 20 मिनट लूँगा। 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की नेक्स्ट क्लास हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, पूंजी संरचना अनुपात नेक्स्ट रेशियो आता है पूंजी संरचना अनुपात। इससे पहले हमने तरलता अनुपात यहाँ पढ़ लिया है। तरलता अनुपात की स्टडी करते समय ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है करंट रेशियो, दूसरा होता है लिक्विड रेशियो। अब हम पढ़ रहे हैं पूंजी संरचना अनुपात। आपको यह मालूम होना चाहिए कि पूंजी संरचना अनुपात का आंसर भी शुद्ध अनुपातों में ही आता है, चाहे कितने ही हो। अब आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें एक रेशियो होता है डेब्ट सर्विस रेशियो और इंटरेस्ट कन्वर्जन रेशियो। इसका आंसर यहाँ टाइम में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का संबंध यहाँ समय से होता है और ये एक स्थायी खर्चा होता है। ये कौन कौन से रेशियो होते हैं हम आपको यहाँ समझाने की प्रयास कर रहे हैं। देखो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात, प्रॉपर्टी यहाँ प्रोप्राइटर रेशियो जिसे कहते हैं स्वामित्व अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात। यह रेशियो, ये तीनों रेशियो इस रेशियो पर आधारित होंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो पर आधारित होंगे। इसलिए डेब्ट इक्विटी रेशियो को जब हम समझाएं तो उसे गौर से आपको समझना है। फिक्स असेट रेशियो जिसे कहते हैं स्थायी संपत्ति अनुपात, डेब्ट सर्विस रेशियो जिसका दूसरा नाम होता है इंटरेस्ट कन्वर्जन रेशियो, ऋण सेवा अनुपात। फिर आता है कैपिटल यहाँ गियरिंग रेशियो जिसे कहते हैं पूंजी दंतीकरण अनुपात। ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं और इसके अलावा आपको यह ध्यान में रखना है कि ये 6 ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला रेशियो आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो होता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो की गणना करने का एक फार्मूला होता है जिसे आपको यहाँ याद करना अनिवार्य है। आपकी इंटेलिजेंसी में इसको आपकी मेमोरी कार्ड में फीड कर लेना अनिवार्य है। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फार्मूला होता है टोटल डेब्ट और शेयर होल्डर फंड। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि टोटल डेब्ट को अन्य नामों से भी जाना जाता है। टोटल डेब्ट का दूसरा नाम होता है आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड फंड, और इसमें यहाँ हम एक्सटर्नल फंड भी कहते हैं। ये टोटल डेब्ट के ही अन्य नाम हैं। आगे शेयर होल्डर फंड के भी अन्य नाम होते हैं। शेयर होल्डर फंड को यहाँ नेटवर्थ प्रोप्राइटर फंड के नाम से भी जाना जाता है, तथा जब हम शेयर होल्डर फंड आपको बताएंगे तो इसका मतलब नेटवर्थ भी वही होगा और शेयर और प्रोप्राइटर फंड भी वही होगा। अब मेन समस्या इसमें ये आती है, मेन प्रॉब्लम ये आती है कि टोटल डेब्ट्स कैसे आए। तो टोटल डेब्ट्स की गणना करने का एक फार्मूला होता है यहाँ CL, करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ हमने कल समझा थी, यह 10 प्रकार की होती हैं। 10 की 10 मदें आपको हमने समझाई थी। तो CL इसमें आ जाएगा, प्लस लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, यानी किसी भी प्रकार के लॉन्ग टर्म लोन जो 5 वर्ष से अधिक के दिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, प्लस शॉर्ट टर्म ब्रोइंग यानी शॉर्ट टर्म CL में आ जाता है, लेकिन मैंने अलग से इसको समझाने का प्रयास आपको किया है। प्लस डिवेंचर, डिवेंचर लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में आ जाता है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का यह भाग होता है। इसी प्रकार से टोटल डेब्ट्स निकालने का फार्मूला होता है CL प्लस लॉन्ग टर्म ब्रोइंग प्लस शॉर्ट टर्म ब्रोइंग प्लस डिवेंचर्स। इसके बाद हम इसकी गणना करते हैं शेयर होल्डर फंड की। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि शेयर होल्डर फंड, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि टोटल डेब्ट्स और शेयर होल्डर फंड दोनों ही लायबिलिटीज से संबंध रखते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटीज के ही भाग होते हैं। इसके बाद हम यहाँ शेयर होल्डर फंड की गणना करते समय किन मदों को जोड़ना है और किन मदों को आपको घटाना है, यानी किन को ऐड करना है और किन को आपको यहाँ डिक्रीज करना है। देखो, इंक्रीज करने वाली मदें हैं इक्विटी से कैपिटल, प्लस हम इसमें जोड़ेंगे प्रीफरेंस से कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस करेंगे 52 असेट्स। तो इसमें यहाँ हम ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड में ऐड होने वाली होती हैं
कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल में दो मदे होती हैं, इक्विटी से कैपिटल, प्रीफरेंस से कैपिटल। इक्विटी से क्या होते हैं, प्रीफरेंस से क्या होते हैं, हम इश्यू ऑफ शेयर में इसको समझेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस आपको इतना समझना है, लायबिलिटीज़ में जाना है और लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी मदों को आपको जोड़ना है। इसमें माइनस करेंगे फिक्टिटिव असेस्ट। मेन यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस एक समस्या आ गई कि रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सी मदें आती हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें ये मदों को आपको जोड़ना है। पहला आता है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी P&L अकाउंट का क्रेडिट सेल्स, इसमें आपको जोड़ना है। डेबिट सेल्स नहीं होना चाहिए, डेबिट सेल्स हमेशा फिक्टिटिव असेस्ट होती है। प्लस जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या अन्य किसी भी प्रकार का संचय हो या रिजर्व हो, उसको आपको जोड़ना है। प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ आपको जोड़ना है और किसी भी प्रकार का फंड हो वो भी आपको इसमें जोड़ना है। सभी फंडों को इसमें आपको ऐड करना है। इसके बाद फिक्टिटिव असेस्ट क्या होती हैं, मैं आपको इसमें समझाने की यहाँ कोशिश करता हूँ। फिक्टिटिव असेस्ट क्या होती हैं कि इनको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम संपत्तियाँ। कृत्रिम संपत्ति क्या होती हैं, देखो फिक्टिटिव असेट से कृत्रिम संपत्तियों का तात्पर्य ऐसी संपत्तियों से होता है जिसे यहाँ चिट्टे के यानी बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में तब तक दिखाया जाता है जब तक कि लाभ हानि खाते में पूर्णतः अपलिखित नहीं कर लिया जाता है। मान लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो गया है और उसमें से कुछ खर्चे लिखने से रह गए हैं, तो इसको हम असेस्ट मानते हुए हम उसको असेस्ट पक्ष में लिख दिए जाते हैं कि एट यहाँ अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसमें रिपोर्टिंग फॉर्म में इसमें नॉन करंट असेस्ट में और इसमें अदर नॉन करंट असेस्ट में इसको लिखा जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके असेस्ट पक्ष में यदि यह संपत्तियां दी हुई हो, इसमें अधिकतम ये 4 ही प्रकार की होती हैं जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ। फिक्टिटिव असेस्ट में पहला आता है लाभ हानि खाते का डेबिट सेल्स। लाभ हानि खाते का डेबिट सेल्स हम इसमें फिक्टिटिव असेस्ट माना जाता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और यहाँ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर्स इसमें फिक्टिटिव असेस्ट माना जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आती हैं जिसे कहते हैं प्रारंभिक खर्चा, जो किसी भी संस्था को स्थापित करने के समय करना पड़ता है, उसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। प्लस अदर एक्सपेंसेस हम इसमें कहते हैं। इसी प्रकार से फिक्टिटिव असेट्स को शेयर होल्डर फंड में से माइनस कर दिया जाता है। शेयर होल्डर फंड का एक दूसरा फार्मूला भी होता है टोटल असेट्स, उसमें से हम टोटल डेब्ट्स को हम घटा देते हैं। टोटल असेट्स में से हम फिक्टिटिव असेट्स को नहीं लेते हैं, इसमें माइनस कर दिया जाता है जो ऊपर मैंने आपको समझाया है। फिक्टिटिव असेट्स यह कितने प्रकार की होती हैं, यह फिक्टिटिव असेट्स आपकी यहाँ 4 होती हैं और यह बैलेंस शीट के असेस्ट पक्ष में अदर नॉन करंट असेस्ट में लिखी जाती हैं। यह आपको यहाँ ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है यहाँ इसी का एक पार्ट होता है बच्चों लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए एक सूत्र होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड हमने आपको समझा दिया है। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैसे आता है, इसमें लॉन्ग टर्म ब्रोइंग प्लस डिवेंचर्स को हम इसमें से जोड़ लेते हैं तो लॉन्ग टर्म डेब्ट से आ जाता है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हम इसमें से निकाल लेते हैं। इसके बाद इसमें आता है दूसरा रेशियो प्रोप्राइटर रेशियो। अब सिंपल है इसमें कि प्रोप्राइटर इसमें आता है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स। प्रोप्राइटर फंड और शेयर होल्डर फंड एक ही होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ शेयर होल्डर फंड में हम टोटल असेट्स का भाग देते हैं। टोटल असेट्स यहाँ किस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे, देखो टोटल असेट्स नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, उसमें से फिक्टिटिव असेट्स घटा देंगे। यानी कभी भी टोटल असेट्स में आपको फिक्टिटिव असेट्स को सम्मिलित नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, ये हमारे खर्चे होते हैं और इसे हमें असेस्ट में लिख लिया जाता है। असेस्ट में क्यों लिख लिया जाता है मैंने अभी आपको समझाया। कोई भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद यदि कोई खर्चा बैलेंस शीट में लिखने से रह जाता है तो उसको हमें यहाँ रह जाता है तो उसको हमें बैलेंस शीट में लिखना होता है। इसके बाद इसमें आता है सॉल्वेंसी रेशियो। टोटल डेब्ट्स अपॉन टोटल असेट्स। टोटल डेब्ट्स मैंने आपको समझा ही दिया। कहने का मतलब है इक्विटी
यहाँ डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का सूत्र होता है टोटल डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, और प्रोप्राइटर फंड का उसी का शेयर होल्डर फंड ऊपर आ जाता है जिसके नाम प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स है। सॉल्वेंसी रेशियो निकालने का फार्मूला होता है टोटल डेब्ट्स अपॉन टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में वही 52 असेट्स आपको नहीं लेनी है। फिक्स असेट्स रेशियो निकालने का एक फार्मूला होता है, फिक्स असेट्स रेशियो निकालने का फार्मूला होता है नेट फिक्स असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड। नेट फिक्स असेट्स में आपको यहाँ फिक्स असेट्स में डेप्रिसिएशन को घटाना है। फिक्स असेट्स आपको मालूम है कि नॉन करंट असेट्स के यहाँ पहला भाग होता है, इसमें नॉन करंट असेट्स का पहला भाग होता है, इसमें फिक्स असेट्स के 4 भाग होते हैं, जिसमें 2 भाग सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। ये यहाँ कौन सी असेट्स होगी? टेंजिबल असेट्स होगी। फिक्स असेट्स में हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं? प्लांट एंड मशीन सम्मिलित करते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है। उसकी फिक्स असेट्स में से आपको नेट फिक्स असेट्स निकालने के लिए फिक्स असेट्स में से डेप्रिसिएशन को आपको घटाना होगा। लॉन्ग टर्म फंड हम किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म फंड। यहाँ ध्यान दे, ये लॉन्ग टर्म फंड है और ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है, इन दोनों में अंतर है। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में लॉन्ग टर्म ब्रोविंग लेना है और डिवेंचर्स लेना है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंड में क्या करना है? शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म ब्रोविंग प्लस डिवेंचर्स आपको जोड़ना है बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म फंड आ जाएगा, इससे हम फिक्स असेट्स निकाल लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो आ गया इंटरेस्ट कन्वर्जन रेशियो। इंटरेस्ट कन्वर्जन रेशियो निकालने का एक फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट को नेट इनकम के नाम से भी जाना जाता है। नेट इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट पेबल। कहने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट में टैक्स भी जुड़ा होना चाहिए और इंटरेस्ट भी जुड़ा होना चाहिए। यदि हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट में टैक्स और इंटरेस्ट घटा हुआ है तो उनको हम ऐड कैसे करें? इसका एक फार्मूले से ऐड होता है। यदि जुड़े हुए को घटाना पड़ता है तो कोई फार्मूला नहीं लगता है, लेकिन जुड़ा हुआ यहाँ घटा हुआ होता है उसको जोड़ना पड़ता है, तो उसमें रेट माइनस का फार्मूला आपको लगाना होगा। मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, इसका यहाँ आपको ये हमें कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये हमें कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे क्वेश्चन में होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तभी तो बिफोर निकालना है और आफ्टर दिया हुआ है, तो जो संख्या हमें यहाँ दी होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट की, वो हम यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए दिया हुआ है, तो हमने 1 लाख इसमें लिख लिया है, 1 लाख यहाँ लिख दिया है, और यहाँ ऐड करेंगे टैक्स, और टैक्स या यहाँ गणना करने का एक फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। जो यहाँ दिया हुआ है वो यहाँ लिखना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, और यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ टैक्स रेट लिखना है। जैसे आपके क्वेश्चन में एक टैक्स रेट आती है 50%, 25%, जो भी। एग्जाम्पल के लिए हम 50% ले लेते हैं, यहाँ 50% आ जाए यहाँ, और 100 यहाँ आ जाएगा। उसमें से माइनस करना है रेट, यानी 50 यहाँ आ जाएगा, 100 में से 50 जाएगा, तो इसका मतलब 50 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा। इसको हम माइनस कर देंगे, कट जाएगा, वही राशि यहाँ आ जाएगी, और इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो भी कटा हुआ है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट हम जोड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब मैंने यहाँ डिवेंचर्स ही क्यों लिखा? क्योंकि ये होते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्रों के आगे एक रेट होती है जिसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, और उस इंटरेस्ट रेट पर हम ब्याज लेते हैं और उस ब्याज को हम यहाँ जोड़ते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आप ये देखो ब्याज तो इसमें दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ब्याज तो क्वेश्चन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहाँ से हम ब्याज यहाँ भाग दें? तो क्वेश्चन में डिवेंचर्स दिया हुआ होता है, डिवेंचर्स पे हमें ब्याज लगाना होता है, और उस ब्याज को यहाँ आपको ऐड करना पड़ता है, और ऐड करने के बाद आपके पास आ जाता है NPBTI, जिसे कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट।
इस प्रकार से हम बच्चों यहाँ इन रेशियो को यहाँ आपको हमने समझाया है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, और इस वीडियो को सेव कर ले, जिससे कि आप कभी भी फॉरवर्ड कर इसे देख सकें। अब मैं इसका एक बार फिर से इसका तुरंत रिवीजन कर देता हूँ फटाफट। देखो, पूंजी संरचनानुपात कैपिटल स्टेटिव रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? यह है 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार, पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, फिक्स असेट्स रेशियो, और इसमें डेब्ट सर्विस रेशियो या इंटरेस्ट कन्वर्जन रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसमें ये रेशियो हमारे पास रह गया है, जिसे हम आगे वाले वीडियो में इसको समझाएंगे। पहले हम इसका एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। इसके बाद इसमें है, यहाँ हमने एक फार्मूला समझा है। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फार्मूला होता है टोटल डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब टोटल डेब्ट्स कैसे आता है? तो टोटल डेब्ट्स का एक फार्मूला होता है CL प्लस लॉन्ग टर्म ब्रोइंग प्लस शॉर्ट टर्म ब्रोइंग प्लस डिवेंचर्स। अब आता है शेयर होल्डर फंड कैसे आता है? इक्विटी से कैपिटल, प्रीफरेंस से कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिव असेट्स। अब रिजर्व एंड सरप्लस की गणना हम कैसे करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में हम क्या क्या जोड़ते हैं? इसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, अदर्स रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, अदर्स फंड हम इसमें से ले लेते हैं। फिक्टिव असेट्स कौन कौन सी होती है? ये 4 होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट्स, सेल्स होता है, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, अदर एक्सपेंसेस होता है। शेयर होल्डर फंड हम कैसे? टोटल असेट्स में से हम टोटल डेब्ट्स इसमें से घटा देते हैं, लेकिन टोटल असेट्स में से फिक्टिव असेट्स नहीं लेते हैं। ये सेकंड फार्मूला मैंने आपको समझाया था। इसी प्रकार से हम इसमें से लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स सभी निकालना है जब क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दे। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालने का फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग प्लस डिवेंचर। प्रोप्राइटर फंड निकालने का फार्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स। मैं इसका रीजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रेशियो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमदायक होते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें बच्चों को समस्या आती है। टोटल असेट्स में नॉन करंट असेट्स प्लस यहाँ करंट असेट्स में से फिक्टिव असेट्स हम घटा देते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो निकालने का फार्मूला होता है टोटल डेब्ट्स अपॉन टोटल असेट्स। फिक्स असेट्स रेशियो निकालने का फार्मूला होता है नेट फिक्स असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड। नेट फिक्स असेट्स बराबर इसमें से फिक्स असेट्स में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद नेट फिक्स असेट्स इसमें आती है, और इसी प्रकार लॉन्ग टर्म फंड हम इसमें से निकाल लेते हैं। शेयर होल्डर फंड लॉन्ग टर्म ब्रोइंग प्लस डिवेंचर्स आता है। अभी मैंने आपको समझाया था इंटरेस्ट प्रॉफिट, यहाँ इंटरेस्ट कन्वर्जन रेशियो जिसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेबल। इसी प्रकार से बच्चों मैंने आपको इसका रीज़न आपको समझा दिया है। सभी बच्चों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।